हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने ग्रेविटेशन का लेक्चर वाइज सीरीज स्टार्ट किया था। आपके साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 उसका लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 2 में बहुत सारी बातें करेंगे। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके बारे में, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी एंड मास एंड वेट, ये सारी बातें हमें करनी है। अच्छी अच्छी बातें करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए भाई, मुझे बताइए, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से चीजों को नीचे खींचता है। ठीक है, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट। अर्थ के आसपास जो कुछ भी है उसको अर्थ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमें सबको पता है। ठीक है, अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। हर चीज को अर्थ अपनी तरफ खींचता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब एक बात बताइए, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। रेड कलर का बॉल देखा तो याद आ गया, बस ऐसे ही बता दिया, कोई बात नहीं। इस बॉल को अगर मैं ऊपर फेंकूं तो क्या होगा मुझे बताइए? विल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल को ऊपर फेंका, विल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रिमेन कांस्टेंट और विल इट चेंज विथ टाइम? आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो तो एक पॉइंट के बाद वो रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वो नीचे आता है ना? ऊपर फेंका, रुका और नीचे आया। तो उसी तरह से बॉल को ऊपर फेंका, वो एक पॉइंट पे रुकेगा, उसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर वो फिर से नीचे आ जाएगा। यही किसी भी चीज के साथ होता है ना, कुछ भी फेंको आप ऊपर, रुकेगा और नीचे आएगा। ऊपर गया, रुका, नीचे आया, ऊपर गया, रुका, नीचे आया, दैट्स इट। अच्छा, थोड़ा अभी आगे चलेंगे, एक दूसरा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा साइड में रखो। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। मतलब ये फुटबॉल ले लिया, अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, इसको जोर से लात मारूं, तो क्या इसकी स्पीड चेंज होगी? अभी वो बॉल रुका हुआ है, लात मारा, फट करके बॉल उड़ा, क्या बॉल के स्पीड में कोई चेंज आया? क्या उसको वेलोसिटी मिली? हाँ मिली। बॉल एक्सेलरेट हुआ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। कम ऑन, यस और नो? किसी भी चीज को आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को लात मारो, फोर्स लगाओ, इट विल रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। क्या ये बात सही है? अच्छा, इसको हम बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। एंड इसका फॉर्मूला छोटा सा होता है, फादर इज इक्वल टू मा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाओ, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, लात मारा, तो क्या होएगा? एक्सेलरेशन होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, तो दिमाग में फिट क्या करने का? फोर्स लगाया तो क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ। फोर्स लगाया तो एक्सेलरेट हुआ, दिमाग में फिट हो गया। अच्छा, अब एक आदमी लेते हैं जिसको हमने टेरेस पे छोड़ दिया बिल्डिंग के, ध्यान से सुना, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एक आदमी को बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा दिया, उसके हाथ में दे दिया एक बॉल, फुटबॉल। अब मुझे बताओ, क्या ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल को नीचे खींचेगा? हाँ खींचेगा। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल को खींच रहा है। फोर्स लगाने से क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो मुझे बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, यहां लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से क्या वो बॉल एक्सेलरेट होगा? एक्सेलरेट, उसको अगर मैंने छोड़ा, ठीक है, क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी? नीचे जाते जाते वो बॉल नीचे गिरेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, बॉल एक्सेलरेट होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी, ऑन अ ऑब्जेक्ट, रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। अगर बॉल को नीचे छोड़ा तो बॉल क्या होगा? एक्सेलरेट होगा, लाइक दिस। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, जब तक वो नीचे गिर नहीं जाता तब तक। इसको बोलते हैं, फिर से पढ़ो एक बार, ये डेफिनेशन है बाय द वे, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के लिए आ सकती है। फॉर 1 मार्क दिस डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। बॉल को हमने नीचे छोड़ा, बॉल की स्पीड बढ़ते 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 गई, बॉल क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ, जैसे वो नीचे गिरा। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। मेरे को लिखने को नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डेफिनेशन है।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल जी, ठीक है, पार्ले जी वाला स्मॉल जी, जी माने ग्रेविटी, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इसका मतलब क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग मतलब, ध्यान से सुनना। जैसे हमने किधर गया, बॉल को नीचे फेंका, बॉल नीचे गिरा, शुरू में जब वो बॉल हाथ में था उसका वेलोसिटी कितना था रे बाबा? 0 था, 0 मीटर पर सेकेंड। तुम्हाला दिसतंय का? रुको, बॉल जब हाथ में था उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे बॉल को नीचे छोड़ा, आफ्टर 1 सेकेंड, मुझे बताओ आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी मालूम है? आफ्टर 1 सेकेंड होएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड कितना होएगा? आफ्टर 2 सेकेंड, वेरी रॉन्ग चॉइस ऑफ कलर। रुको, दूसरा कलर अपन ट्राई करेंगे। आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 1 सेकेंड समझ में आया। अभी आफ्टर 2 सेकेंड कितना होएगा? फिर से 9.8 से बढ़ेगा, मतलब आफ्टर 2 सेकेंड इट विल बिकम 19.6 मीटर पर सेकेंड। एवरी सेकेंड इट इज इंक्रीजिंग बाय 9.8। इसका मतलब समझ में आया? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है? शुरू में 0 था, आफ्टर 1 सेकेंड इट वाज 9.8, आफ्टर 2 सेकेंड इट इज 19.6, आफ्टर 3 सेकेंड कितना होएगा रे? और बढ़ेगा, 9.8 से बढ़ेगा तो कितना होएगा? 29.4 होएगा मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आफ्टर 4 सेकेंड कितना होएगा? और 9.8 से बढ़ाओ तो ये कितना हो गया? 39.2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड कितना होएगा? और 9.8 से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 49 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इज माय कैलकुलेशन करेक्ट और नॉट? कमेंट में जरूर बताना कि मेरा मैथमेटिक्स बराबर है कि नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया। आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारा एक्सेलरेशन काम करता है। कभी आपने कहीं से अगर बिल्डिंग से कूदे तो आप ये एक्सपेरिमेंट एक ही बार कर पाओगे, ठीक है। इफ यू जंप फ्रॉम अ बिल्डिंग यू कैन डू दिस 1 टाइम, कैलकुलेट कर सकते हो अपना वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, ये सब समझ में आ गया, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। चलो, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसा आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कुठून आला? ये अपन अभी डिराइव करते हैं। एंड जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने को याद करना है, लर्न करना है, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा? टेल मी, वी नो दैट, व्हाट डू वी नो? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था फॉर्मूला। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बराबर है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर अर्थ को इमेजिन करो, अर्थ का मास कितना है? कैपिटल एम है, ठीक है। अर्थ के ऊपर एक बच्चा खड़ा है, बच्चे का मास कितना है? स्मॉल एम, ठीक है। और अर्थ का रेडियस कितना है? मतलब अर्थ के सेंटर से लेके वो बच्चे तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द अर्थ, बराबर है। सेंटर से लेकर सरफेस तक का, बच्चे तक का डिस्टेंस, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, क्या इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी लिखा, ठीक है। अभी m1 के जगह पे मैं मास ऑफ अर्थ मतलब कैपिटल एम लिखूंगा, ठीक है। m2 के जगह पे बच्चे का जो मास है स्मॉल एम, वो लिखूंगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। आर मतलब क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू। अर्थ के सेंटर से लेके बच्चे तक का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर, मतलब तुम्हारा रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। मेरे ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अर्थ का मास, मेरा मास और रेडियस ऑफ द अर्थ, ये तीन चीज मालूम रहेगा तो मेरे ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बराबर है बात? अच्छा, वी ऑल्सो नो, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल भी एक फोर्स है ना, तो मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से क्या होता है? एक्सेलरेशन आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल जी बोलते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो ये ए के जगह पे मैं जी लगा सकता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। उसको हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल जी से करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मास किसका रहेगा? मेरा मास रहेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से मेरे ऊपर कितना एक्सेलरेशन आ रहा है ये अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ये अपना इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ, क्या ये इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं? इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन है, तो क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? mg इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, बराबर है। अभी क्या कटेगा? इधर mm कट रहा है, स्मॉल एम काट दिया तो मिल गया स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, डब्बा बना दिया। अब मेरे को बताओ, यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं था, बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज हमने की है। अब मुझे बताओ, ये जो ग्रेविटी है और ये जो मास है, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? मतलब जितना मास बढ़ेगा उतनी ग्रेविटी भी बढ़ेगी। बात सिंपल बता रहा हूं आपको, जितना मास बढ़ेगा उतना ग्रेविटी बढ़ेगा, मास घटेगा तो ग्रेविटी घटेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और ये जो ग्रेविटी है और ये जो आर है, आर स्क्वायर, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो मतलब क्या होता है? अगर आर बढ़ता है, अगर आर बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होगी, ठीक है। अगर आर घटेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी। इनवर्स प्रोपोर्शन समझते हो आप? अच्छा, इसको मैं इधर पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिख दूं क्या? आपको समझ में आएगा। पॉइंट 1, m इंक्रीजेस तो g भी इंक्रीजेस, वैसा ही m डिक्रीज होएगा तो g भी डिक्रीज होएगा, ठीक है। इधर ही लिख देते हैं ना, m अगर डिक्रीज होता है तो g भी डिक्रीज होता है। सिंपल समझ में आ रहा है आपको देख के? अच्छा, पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बोला? अगर r इंक्रीज होता है तो g डिक्रीज होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। एंड पॉइंट 3, इसका ही उल्टा, r अगर कम होता है तो g बढ़ता है, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें आप यहां पे समझ सकते हो। ग्रेविटी और मास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, ग्रेविटी और रेडियस इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। और जब भी मैं ग्रेविटी बोलूं मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो व्हेन आई से ग्रेविटी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल जी। अर्थ का ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम थिंग ना, अर्थ का ग्रेविटी, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम चीज है, ठीक है। सो फार सो गुड, यहां तक बातें समझ में आई? अच्छा, अभी देखो ये स्मॉल जी कैसे कैसे चेंज होता है, ये भी अपने को लर्न करना है। स्मॉल जी के वैल्यू में वेरिएशन कैसे आता है, चेंज कैसे आता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। सैड, अर्थ के शेप के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से, हाइट के हिसाब से और डेप्थ के हिसाब से। तो इन तीनों के हिसाब से ये जो अपना जी है, ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें चेंज आता है, वेरिएशन आता है, ठीक है। चलो, तो ये तीनों अपने को समझना है। शेप के हिसाब से, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, डेप्थ मतलब गहराई, इन तीनों के हिसाब से ग्रेविटी कैसे चेंज होती है। चलो, सबसे पहले शेप की बात करेंगे। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के वजह से, अर्थ के शेप के वजह से कैसे ग्रेविटी में बदलाव आएगा। आपको पता है अर्थ घूमते रहता है ना, गोल 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 घूमते रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन अर्थ ऐसे फैल गया है, बीच से फैल गया है, ठीक है। क्या हुआ है? द अर्थ बल्जिज, बल्जिज मतलब क्या? फैलता है एट द इक्वेटर एंड इट इज फ्लैटर एट द पोल्स। इक्वेटर से फैला हुआ है, ये इक्वेटर है बेटा, है ना, इधर इक्वेटर है ना, इक्वेटर से फैला हुआ है। और पोल्स, ये मान लो इसको मैं नॉर्थ पोल बोलता हूं, इसको साउथ पोल बोलता हूं, तो पोल्स से दबा हुआ है, फ्लैटर एट द पोल्स, सिंपल। तो अभी इसके वजह से ग्रेविटी में क्या बदलाव आएगा बताओ। चलो, अपना एक बच्चा हमने पोल पे भेजा है और एक बच्चा हमने इक्वेटर पे भेजा है। नाउ टेल मी द रेडियस इज, चलो आप लोग बताओ,
रेडियस किधर ज्यादा है? इक्वेटर पे। रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर। अपना ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कैसा प्रपोर्शन रहता है? इनवर्स प्रपोर्शन, बराबर है, इनवर्स प्रपोर्शन। मतलब अगर R ज्यादा है तो G कम होगा। मतलब इक्वेटर पे R ज्यादा है, रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर, तो वहां पे ग्रेविटी कम होगी। कितनी होगी बेटा? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम एवरेज 9.8 पकड़ते हैं, लेकिन इक्वेटर पे देखा जाए तो कितनी है? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड वैसे ही द रेडियस इज स्मॉलेस्ट एट द पोल। पोल पे कम है बेटा रेडियस, रेडियस कम है पोल पे, तो वहां पे ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होगी। कितनी होगी? 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस सिंपल टू अंडरस्टैंड? कुछ भी नहीं है, ये पैराग्राफ अपने को लर्न करने का है, और ये दो वैल्यूज भी लर्न होना चाहिए। इक्वेटर पे कितना है? इक्वेटर पे थोड़ा कम है, पोल पे ज्यादा है। तो आप पोल पे जाओगे तो आपका वजन ज्यादा होगा, ठीक है, और आप इक्वेटर पे जाओगे तो थोड़ा आपका वजन कम होगा। आपका वेट की बात कर रहा हूं, मास की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पढ़ेंगे आगे, मास और वेट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 9.83 किधर है? पोल पे। सिंपल। चलो आओ एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एटीट्यूड नहीं बेटा, एल्टीट्यूड मतलब क्या? हाइट, चेंज विथ हाइट। मुझे बताओ अगर एक बच्चा, ऐसा करके एक बच्चा बनाया मैंने, टिक 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 टिक, वो सरफेस पे खड़ा है, सरफेस, अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, तो ग्रेविटी कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, बराबर है। और अपना ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा इधर? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। कितना रहता है आपको बताऊं? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये किसके लिए? सरफेस के लिए, जब आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो। लेकिन चलो मान लेते हैं देयर इज एन एरोप्लेन, और वो एरोप्लेन किधर उड़ रहा है? इट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 10 किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है वो? 10 किलोमीटर ऊपर है। तो यहां पे क्या होता है पता है? मुझे बताओ अपना जी का फॉर्मूला, यहां पे मैं जी का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का मतलब क्या है? स्मॉल आर का मतलब है रेडियस प्लस हाइट। मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है और उसके ऊपर हाइट है, तो आर क्या हो जाएगा? 6400 प्लस 10, मतलब कितना हो गया? 6410 किलोमीटर, ठीक है। आप 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे ना, ग्रेविटी कम होगी। ये जो ग्रेविटी है, अच्छा मुझे बताओ, फिर से बताओ, क्या ग्रेविटी और आर में इनवर्स प्रपोर्शन है? हाँ। अगर मैंने आर को बढ़ाया तो क्या ग्रेविटी कम होगी? होगी। लेकिन 10 किलोमीटर ऊपर जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन आप उसको फील नहीं कर सकते। आप कभी अगर प्लेन में बैठे हो तो ऐसा हवा में उड़ने लगते हो? नहीं। एकदम हल्का हो जाता है बॉडी? नहीं। ग्रेविटी में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 10 किलोमीटर ऊपर जाने से, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक सैटेलाइट की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? एक सैटेलाइट, सैटेलाइट हजारों किलोमीटर ऊपर होता है, तो डेफिनेटली वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। कितनी कम होती है, कैसे कम होती है, आइए हम समझते हैं। चलो मान लो आप सरफेस पे खड़े हो तो अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 है। आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले जाओ 8.8 किलोमीटर, तो वहां पे भी ग्रेविटी कितनी है? 9.8 ही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। कुछ डेसिमल्स का फर्क पड़ा होगा, लेकिन अगर आप उसको एक एवरेज राउंड ऑफ कर दो तो 9.8 ही आता है, ठीक है। आप एरोप्लेन में भी बैठे हो 10 किलोमीटर ऊपर, उधर भी 9.8 ही रहेगा, ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन वैसे ही आप देखो, इंसानों ने एक बार एक बलून ऊपर छोड़ा था, और वो बलून कितने मैक्सिमम हाइट तक गया था? 36.6 किलोमीटर। वहां पर अगर हम ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो 9.77 है। मतलब यहां पे अभी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंसानों ने बलून को छोड़ा था और वो बलून का मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा था? 36.6 किलोमीटर, समझ रहे हो? अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं एक वेदर सैटेलाइट की बात करूं, कौन सा सैटेलाइट है बेटा? ये है वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट वो कितने डिस्टेंस पे रहता है? 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है, हाइट पे रहता है। वहां पे जी की वैल्यू
देख सकते हो कम हो रही है 8.7। और मैं अगर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करूं, कम्युनिकेशन मतलब आपका जो फोन का नेटवर्क आ रहा है आपके घर पे, फिर ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, मान लो साउथ अफ्रीका में मैच चल रहा है, आप इंडिया में बैठ के देख रहे हो, तो ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाहिए, ठीक है बेटा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये कितना ऊपर है, 35,700 किलोमीटर, वहां पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.225। तो जैसे जैसे आप ऊपर 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 जा रहे हो जी का वैल्यू कम 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 होता है, एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जी की वैल्यू 0 भी हो जाएगी, ठीक है, एक ऐसा डिस्टेंस भी आएगा जहां पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, समझ में आ गया आपको? अरे सिंपल है ना बेटा, GM/r²। इधर हमें क्या समझना है, इसके और इसके बीच में क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन है, आर बढ़ेगा जी कम होगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो तीसरा, डेप्थ की बात करेंगे। अगर मैं खड्डा करके अर्थ के अंदर घुस जाऊं तो ग्रेविटी में कैसे चेंज आएगा, चेंज विथ डेप्थ। और यहां पे मैक्सिमम डाउट क्रिएट होता है बच्चे के मन में, समझ में ही नहीं आता है क्या हो गया, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, मास कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है। हम इसको आराम से और प्यार से समझेंगे, ठीक है। आज का ये जो छोटा सा हमारा लेक्चर है, इसमें शायद अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो वो एक ही है, चेंज विथ डेप्थ। थोड़ा सा दिमाग आपको इमेजिन करना पड़ेगा कुछ चीजों को, ठीक है, दिमाग को खोल के देखना पड़ेगा। अर्थ ले लिया, अच्छा क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले जाते हो तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, चलो ये हमें समझना है। मुझे बताओ जी का फॉर्मूला क्या था, GM/r²। यहां पे ये जी और ये आर, इसके बीच में क्या था बेटा, हमने बोला इनवर्स प्रपोर्शन है। तो जितना आर कम होगा, अगर आप अर्थ के अंदर घुस रहे हो तो आर का वैल्यू तो कम होगा ना, तो टेक्निकली जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, ऐसा हमें लगता है कि आप अर्थ के अंदर घुस रहे हो, आर कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है ना बेटा, तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा, क्या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, आई होप नॉट, अगर जा रहा हूं तो इसको स्पीड कम करके देखो। हमें ऐसा लगता है कि जैसे आर कम होगा जी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। जब हम खड्डा करके अर्थ के अंदर घुसते हैं तब क्या होता है, देखो, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, ठीक है, सिंपल, इसको मैं थोड़ा 2 मिनट मेरे साथ सुन के लो मैं क्या बता रहा हूं। जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है, द वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेस, रेडियस कम हो रहा है, एंड वन वुड थिंक, हमें ऐसा लगेगा, दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला। मतलब जैसे हमने क्या बताया, जी इज इक्वल टू, हमने बोला GM/r²। आर अगर डिक्रीज होता है तो हमें ऐसा लगेगा कि जी बढ़ना चाहिए एज पर द फॉर्मूला। हाउएवर ऐसा नहीं होता, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस, विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ m ऑल्सो डिक्रीजेस। अब यहां पे बोला है कि मास डिक्रीज हो रहा है अर्थ का, as a combined result of change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth। ये जो मास है ना अपना, जो g इज इक्वल टू GM/r², इसका जो मास है ये भी डिक्रीज होता है। कैसे, अर्थ का मास कैसे चेंज हो सकता है, मास तो कांस्टेंट होता है बेटा, कैसे चेंज हो गया मास, आइए समझते हैं, यही हमें समझाना है, ठीक है। सेटअप समझ गया, कहानी समझ में आ रही है, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। अर्थ के अंदर मैं घुसा खड्डा करके, मैं इस पॉइंट पे चला गया, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा इमेजिन करो, कैन यू इमेजिन कि मैं अंदर, मैंने एक छोटा अर्थ बनाया है और एक छोटा सा अर्थ बनाया है और उसके सरफेस पे खड़ा हूं, ठीक है। तो जैसे मैं अंदर खड्डा करके गया, एक छोटे अर्थ के सरफेस पे मैं खड़ा हूं और मेरे ऊपर भी अर्थ है, ठीक है, बाहर का एरिया भी अलग हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं,
अंदर का जो छोटा अर्थ है ना उसको मैं थोड़ा साइड में रखूंगा, ध्यान से सुनना, और यहां पर मैं बाहर का पार्ट कंसिडर कर रहा हूं, बाहर का पार्ट, ठीक है। छोटा सा अर्थ साइड में रखा है मैंने, यहां पे एक लाइन मारी मैंने, लाइन मारने को मजा आता है, सुनो। अब मेरे ऊपर भी अर्थ है, ध्यान से सुनना, मेरे ऊपर भी अर्थ है, अर्थ के पास मास है, आपको पता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी, ये किसके वजह से आती है? मास के वजह से आती है। जहां मास होता है वहां से ग्रेविटी आती है। साइंटिस्ट लोग को भी नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मास की वजह से ग्रेविटी आती है, ये हमें पता है, लेकिन क्यों आती है ये हमें नहीं पता। हाँ, आप बाद में आइंस्टाइन का थियरी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें स्पेस टाइम का कर्वेचर वगैरह की बात की है, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि मास के वजह से ऐसा क्यों होता है। मास के वजह से ग्रेविटी आती है, ठीक है। सिंपल सुनो मेरी बात, मेरे ऊपर भी मास है, ऊपर अर्थ है, तो क्या मुझे ऊपर से खिंचाव आएगा? हाँ आएगा। ऊपर का जो अर्थ है वो मुझे ऊपर की तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ भी पुल आएगा, एंड नीचे भी इतना सारा अर्थ मेरे नीचे भी है, कम ऑन, यस और नो, ये सारा अर्थ नीचे भी है, तो मुझे नीचे से भी खिंचाव आने वाला है। अब होता क्या है ना, ऊपर का जो पुल है, अर्थ मेरे ऊपर है, ठीक है, ऊपर का जो पुल और नीचे का जो पुल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। द ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अब आप सोचोगे, आपके दिमाग में एक और ख्याल आएगा, ध्यान से सुनना। सर ऊपर का जो अर्थ है वो तो छोटा है, मतलब ऊपर मास कम है और नीचे का मास ज्यादा है। अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो मास और ग्रेविटी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। ऊपर अगर मास कम है तो ऊपर की ग्रेविटी, ऊपर का फोर्स कम होना चाहिए, नीचे मास ज्यादा है तो नीचे का फोर्स ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बेटा डिस्टेंस भी देखो, आर और जी के बीच में क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। ऊपर डिस्टेंस कम है तो ऊपर का फोर्स ज्यादा है, और नीचे डिस्टेंस ज्यादा है तो नीचे का, देखो ऊपर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और नीचे का डिस्टेंस ज्यादा है, आर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब बेसिकली फोर्स कम होगा। आपको अगर ये समझ में नहीं भी आया कोई बात नहीं, इतना समझ सकते हो कि कुल मिला के सब कैलकुलेशन करने के बाद ऊपर से जो फोर्स आ रहा है और नीचे से जो फोर्स आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। इतना समझ सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन अगर नहीं भी समझ में आया, सिर्फ मेरी इतनी बात मान लो। आप 11th में जब आप जाओगे तब आपको ये सब प्रूफ भी करना है, कैलकुलेट करना होता है। यहां पर मेरी सिर्फ इतनी बात समझ लो, ऊपर का जो अर्थ था ऊपर की तरफ खींच रहा था, नीचे का जो अर्थ था नीचे की तरफ खींच रहा था, एंड ये ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो मुझे बताइए, अब ये जो पूरा बाहर का पार्ट है, ये पूरा बाहर का पार्ट, इनके जो फोर्सेस हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब ये पूरा पार्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारे लिए अर्थ छोटा हो जाएगा, बाहर का जो पूरा अर्थ था वो हमारे लिए अब काम का नहीं बचा, ठीक है। तो कैन वी से इफ अर्थ का मास कम नहीं हुआ है, लेकिन इफेक्टिव मास कम हो गया है। इफेक्टिव मास मतलब जिसके वजह से ग्रेविटी बनती है, जिस मास के वजह से, वो मास कम हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द इफेक्टिव मास डिक्रीज्ड। ध्यान से सुनिए मेरी बात। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस। बाहर का अर्थ कैंसल आउट हो गया, सो द पार्ट ऑफ द अर्थ विच प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फोर्स वो डिक्रीज हो गया, अर्थ छोटा हो गया, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, हमारे फॉर्मूला के अंदर ये जो m का वैल्यू है वो हमें कम करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ m विल डिक्रीज। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप अंदर अंदर जाओगे r कम होगा लेकिन m भी कम होगा, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, एट द सेंटर जब आप पहुंचते हो, जब आप एकदम बीच में पहुंच जाओगे, वहां पे g का वैल्यू 0 हो जाता है। वो क्यों होता है वो भी आपको बताता हूं। मान लो आप एकदम सेंटर में आ गए, एकदम सेंटर, तो आपको ऊपर से पुल आ रहा है, आपको नीचे से भी पुल आएगा, बिकॉज आप सेंटर में हो। आपके ऊपर भी अर्थ है, नीचे भी अर्थ है, इधर भी अर्थ है, उधर भी अर्थ है, लेफ्ट से भी पुल आ रहा है, राइट से भी आ रहा है, आपको चारों तरफ से, हर तरफ से पुल आएगा, खिंचाव आएगा। ऑल द ऑपोजिट फोर्स विल कैंसल ईच अदर।
सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होएगा बेटा, द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। कंसेप्ट समझ में आया बेटा? अब आंसर में क्या लिखोगे? इतना सारा एक्सप्लेनेशन आंसर में देना नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, किधर है ये वाला, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। आंसर में क्या लिखना है? इतना ही लिखना है, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जाते हो वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है। द वैल्यू ऑफ आर इन द फॉर्मूला जेम अपॉन आर स्क्वायर डिक्रीजेस, आर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पे आर को आप ऐसा समझ के लो, ठीक है, स्मॉल आर इज रेडियस। वन वुड थिंक, हमें लगेगा दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला, आर कम हो रहा है तो जी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स इट ऑल्सो डिक्रीजेस। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। और वो क्यों होता है वो एक्सप्लेन किया मैंने आपको, पार्ट ऑफ द अर्थ क्यों कम हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ m used in the equation gm upon r square also decreases as a combined result of change in r। r भी कम हो रहा है, m भी कम हो रहा है, इसका combined result आएगा, the value of g will decrease as we go deep inside the earth। and एक पॉइंट ऐसा आता है, when you reach the center of the earth the value of g will become 0 at the center of the earth as the value of r and m will also become 0। r तो 0 हो ही जाएगा, m भी 0 हो जाएगा, इफेक्टिव मास ऑफ द अर्थ वो भी कम 0 हो गया, तो ओवरऑल आपका जी 0 हो गया, ठीक है। यही आपको एग्जाम में लिखना है, ज्यादा आपको नवनीत में कुछ अलग दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। यही जो यहां पे मैंने आपको बताया यही लिखना है। इतना तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना, पॉइंट 1 से लेके 4 आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ है, उसके ऊपर एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 5, और इतना लिखोगे यू विल गेट प्रॉपर। ये 2 मार्क्स का गिव रीजन है बेटा, 2 मार्क्स का गिव रीजन है, इतना पॉइंट आपको लिखना है, 5 पॉइंट, ठीक है। चलो फिर एक और क्वेश्चन यहां पे है, इफ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ट्वाइस इट विल बिकम 2 टाइम्स मोर डिफिकल्ट टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर, व्हाई। अगर जी की वैल्यू डबल हो जाती है तो किसी भी चीज को खींचने में डबल मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, क्यों? अच्छा, इसका थोड़ा कंसेप्ट आपको आगे भी समझेगा कि इफ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स डबल, अगर जी डबल हो जाता है, द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा ना। मतलब जी अगर जी इंटू 2 हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा। फोर्स क्या था बेटा, m इंटू जी ना। अगर आपने ग्रेविटी को डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो और ज्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए, तो उसको खींचना और मुश्किल हो जाएगा, है ना। एज द वेट इंक्रीजेस, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस व्हाइल पुलिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे फ्रिक्शन भी होगा ना, नीचे नीचे फ्लोर है, ठीक है, जमीन है, तो फ्रिक्शन समझते हो, घर्षण, तो यहां पे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, सो इट विल बिकम 2 टाइम्स मोर डिफिकल्ट टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर। खींचना, डबल फोर्स लगाना पड़ेगा खींचने के लिए, ठीक है, दैट्स इट। चलो फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको मैं बता रहा है, सब इतना एक्सपीरियंस है अपने को, पूछते हैं ये सब आता है एग्जाम में, मास वर्सेस वेट, इसका डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसका डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं। आपको सारे पॉइंट लर्न करके जाने, जितने जितने पॉइंट दिए हैं, जितने पॉइंट आपको बताऊंगा सारे के सारे लर्न करके जाने हैं बाबा, ठीक है। चलो मास की बात करेंगे। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अभी अमाउंट ऑफ मैटर म्हणजे काय, हम सब एटम्स के बने हैं आपको पता है, और एटम के अंदर भी बीच में होता है उसका न्यूक्लियस, आपको पता है। एटम का भी सारा मास उसके न्यूक्लियस में ही होता है, जहां पर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, कंसिडर नहीं करते, तो एटम का भी सारा का सारा जो मास है वो किधर है, उसके न्यूक्लियस के अंदर है। एंड बेसिकली इसी को हम मैटर बोलते हैं। तो मास क्या है, आपके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या रहेगा, एसआई मतलब क्या, सिस्टम इंटरनेशनल है, मतलब इंटरनेशनली सबसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास क्या है, जो यूनिवर्सली
एक्सेप्टेड है, हर देश में एक्सेप्टेड है। मास का यूनिट क्या है? एसआई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम बोल सकते हो आप, या फिर सिस्टम इंटरनेशनले। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम्स। ठीक है बेटा, चलो। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब समझते हो? स्केलर मतलब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू। अभी आपने बोला सर इसका मास कितना है, तो मैं बोलूंगा हाँ इसका 100 ग्राम्स रहेगा, या फिर उसको आप 0.1 kg बोल सकते हो। अच्छा, फिर आपने पूछा सर इसका मास कितना है, इसका मैंने बोला हाँ इसका 1 kg के आसपास लग रहा है, 1 kg है। ठीक है, तो मास के पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू 0.1 kg है, 1 kg है। मेरा मास अगर मैं बोलूं तो है कुछ, नहीं बताना है मेरे को, ज्यादा है, छोड़ो। तो स्केलर मतलब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, एंड उसकी जो वैल्यू है इट इज सेम एवरीवेयर। मतलब आप अर्थ पे खड़े हो, आप सैटर्न पे चले जाओ, आप जुपिटर पे चले जाओ, ये या तो यूरेनस है या तो नेपच्यून है, मेरे को सेम ही दिखते हैं दोनों, जो भी है। आप किसी भी दूसरे प्लैनेट पे भी चले जाओगे, मास का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब ये बॉटल मैंने बोला ये 1 kg का है, अर्थ पे 1 kg है, तो सैटर्न पे भी 1 kg है, जुपिटर पे भी 1 kg है। मास का वैल्यू चेंज होता है क्या? नहीं होता है, इट इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। सिंपल है, मास चेंज नहीं होता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया मतलब क्या? देखो, इनर्शिया मतलब टेंडेंसी टू डू नथिंग। अब यहां पे मेरे पास दो बच्चा है, एक पतला पतला बच्चा है, एक मोटा मोटा बच्चा है। पतले वाले बच्चे का मास कम रहेगा, बराबर है? पतले वाले बच्चे का मास कम होगा, ऐसा हमें लगता है, दिखता है ना। और मोटे वाले बच्चे का मास ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ इन दोनों में से किसको इजीली धक्का मारा जा सकता है, या फिर किसको इजीली हिलाया जा सकता है? पतले वाले बच्चे को आप थोड़ा धक्का मारोगे वो हिल जाएगा, मोटे वाले बच्चे को ज्यादा ज्यादा धक्का मारना पड़ेगा तब जाके वो हिलेगा। तो इनर्शिया, सिंपल बताता हूं, जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया, इनर्शिया ज्यादा उतना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको हिलाने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितना मास उसका ज्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया मतलब क्या? टेंडेंसी टू डू नथिंग। जितना मास ज्यादा रहेगा उतना वो बैठा रहेगा, उतना उसको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए। सिंपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? चलो, तो हायर द मास, जितना मास ज्यादा हायर इज द इनर्शिया, और जितना इनर्शिया ज्यादा उतना उसको हिलाना मुश्किल है। ठीक है, जगह पे से। दैट्स इट, ये आपका पूरा मास का कहानी हो गया। चलो वेट की बात करेंगे। तो वेट क्या है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या? अब ये बच्चा है, बच्चे का मास कितना है? m है। ध्यान से सुनना, बच्चे का मास क्या है? m। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, बच्चे का मास इनटू ग्रेविटी बराबर है mg। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स है ना, यही उसका वेट है। गंगाधर ही शक्तिमान है, वेट ही फोर्स है। ठीक है बेटा, तो फिर से पढ़ो क्या लिखा है। वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उसका वेट होगा बच्चे का। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो वेट का भी यूनिट क्या रहेगा? वेट का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। ठीक है, किलोग्राम नहीं, किलोग्राम मास का है, वेट का क्या है? न्यूटन है। बिकॉज वेट इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, m इंटू जी। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स मास इंटू ग्रेविटी। ठीक, वेट बीइंग अ फोर्स, उसका एस आई यूनिट, एस आई मतलब क्या? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज न्यूटन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है? फोर्स है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? वैल्यू। 100 न्यूटन है, 1000 न्यूटन है, बोल सकते हैं ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरा मास 100 kg है
और अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेक्निकली वेट का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, कितना होएगा रे बाबा, मेरा मैथ्स इतना खराब कैसे हो गया, 980 न्यूटन बराबर है ना, 980 न्यूटन, ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन होता है। तो वेट के पास मैग्नीट्यूड है, मतलब एक वैल्यू है, एंड डायरेक्शन भी है, एंड उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ आपको नीचे खींच रहा है ना, सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो वेट का भी डायरेक्शन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलो, एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, जी का वैल्यू नॉट सेम एवरीवेयर, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अर्थ पे खड़े हो तो आपका वेट अलग है, मून पे जाओगे वेट अलग है, जुपिटर पे वेट अलग है, आप इक्वेटर पे खड़े हो, इक्वेटर उधर आपका वेट अलग रहेगा, बिकॉज उधर 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलता है, और पोल पे जाओगे आपका वेट थोड़ा ज्यादा रहेगा, उधर 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलता है। वैसा ही मून पे अलग है ग्रेविटी, जुपिटर की ग्रेविटी अलग है, सन के ऊपर ग्रेविटी अलग है। तो जैसे ग्रेविटी चेंज होती है वैसे आपका वेट भी चेंज होगा, मास चेंज नहीं होता है, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। बस इतनी सी बातें हैं आज के लेक्चर की, ये थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। अच्छा, मास का क्या रहेगा बेटा, मास का रहेगा केजी, एंड इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, उतना हिलाना मुश्किल, ठीक है। वेट का क्या रहेगा, न्यूटन, इधर न्यूटन, एंड इट डिपेंड्स ऑन हाइट, मतलब जितना आप हाइट पे जाओगे उतना ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है ना, तो आपका वेट भी कम होगा, जितना आप स्पेस में जाओगे ऊपर जाओगे आपका वेट भी कम होगा, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज जीरो एट द सेंटर, ये हमने बोला, ये हमने दिखाया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड इट इज सेम इन द यूनिवर्स, ठीक है। कैपिटल जी वैल्यू क्या है उसका, 6 पॉइंट, मैं कैसा भूल गया, 6.77 ही है, हाँ हे प्रभु, 6.77 इंटू 10⁻11। मेरा नींद ना ठीक नहीं हुआ, ये खराब हो गया, ये भी बंद हो गया, चलो कोई नहीं। 6.77 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेक्चर के बाद इसको कंफर्म करूंगा, देखूंगा सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा दिया। एनीवे, तो दैट्स इट। दूसरा हमने ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिस्टिंग्विश आपको करना है। विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यू ऑन मार्स। मास चेंज नहीं होगा, आप अर्थ पे रहो या मंगल ग्रह पे रहो, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा बिकॉज ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका हमने डेफिनेशन दिखाया मैंने आपको, वो आपको करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। चलो, तो अपन एक्सरसाइज भी देखते जा रहे हैं ना कि क्या क्या पूछा है, हमने कवर किया नहीं किया। सो दैट्स इट, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।